सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 16 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे आने वाले एग्जाम IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर सेना भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज का अपना पहला सवाल है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नासिक, वाराणसी, भोपाल या अजमेर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। भोपाल, जिसे राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका नाम वहाँ के राजा भूपाल के नाम पे भोपाल रखा गया। भोपाल में दोस्तों 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड बनाने वाले कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लगभग 8000 लोगों की डेथ हो गई थी। और भोपाल में दोस्तों आपको मिलेगा इसरो का मास्टर कंट्रोल। इसके अलावा जो भेल है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी, उसका कारखाना भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों उस समय 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसी समय मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, जबकि 11 लोग यहाँ से राज्यसभा में चुन के जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। बरगद मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात का भी राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा यहाँ का जो पुष्प है वो लिली है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो है मलखंब। इस समय जो 2022 का राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया गुजरात में, उसमें पहली बार मलखंब और योगा को भी शामिल किया गया है। और अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में नामीबिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ से 8 चीते लाए गए हैं और इन 8 चीतों को छोड़ा गया है। इन 8 चीतों में से 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं। मादा चीतों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशा नाम दिया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों कुन्नू नेशनल पार्क में जो 8 चीते छोड़े गए हैं, ये छोड़े गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर। आपको मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, नेशनल पार्क, जैसे पन्ना नेशनल पार्क आपको मिलेगा। पन्ना दोस्तों नेशनल पार्क के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसे 2011 में घोषित किया गया था। ये भारत का सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले जो घोषित किया गया था 1986 में नीलगिरी को घोषित किया गया था, जबकि सबसे लास्ट में पन्ना को घोषित किया गया था 2011 में। पन्ना के अलावा दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। कान्हानाथ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। इसके अलावा सतना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। मध्य प्रदेश से दोस्तों संविधान के पिता कहे जाने वाले BR अम्बेडकर जी यहीं से आते हैं। इसके अलावा हंसते हंसते अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लेने वाले चंद्रशेखर आजाद जी का भी ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। इसके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी मध्य प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से बिलोंग रखते हैं। और हमारी लोकसभा की दूसरी महिला जो अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी, ये भी मध्य प्रदेश से आती हैं, जबकि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी श्रीमती मीरा कुमार जी।
इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले जो राहुल द्रविड़ जी हैं, इनका भी ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, यानी ये भी मध्य प्रदेश की भूमि से आते हैं। राहुल द्रविड़ के अलावा दो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे बड़ी बड़ी ट्रॉफियां और टूर्नामेंट होते हैं। एक तो हैं सी.के. नायडू जी, सी.के. नायडू, इनके नाम पे एक टूर्नामेंट भी होता है, ट्रॉफी भी दी जाती है। तो सी.के. नायडू भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मुश्ताक अली का नाम आपने सुना होगा। मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, कई बार खेलों में पूछी गई है आपसे एग्जाम में। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, और मुश्ताक अली एक महान क्रिकेटर थे जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से था। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कई सारी नदी जो है परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे एक फेमस परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। डरना मत भाई चंबल घाटी से, वो जमाना नहीं रहा पहले वाला। तो चंबल घाटी जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है। ये मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के संयुक्त रूप से इसको चलाया गया है। और इस चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत दोस्तों चंबल नदी पे राणा सागर बांध बनाया गया है। राणा सागर बांध कहाँ बनाया गया है? जैसा कि मैंने बात किया कि चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, और चित्तौड़गढ़ आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में एक और डैम बनाया गया है चंबल नदी पे, जिसे हम जवाहर सागर के नाम से जानते हैं। तो राणा सागर जिस तरह चित्तौड़गढ़ में था, उसी तरीके से जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है, लेकिन ये राजस्थान में है कोटा में, जहां बच्चे IIT और IIM के जैसे परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए जाते हैं। इसके अलावा चंबल नदी पे एक और बांध बनाया गया है जिसे हम गांधी सागर बांध के नाम से जानते हैं। गांधी सागर बांध ये आपको मिलेगा नीमच मध्य प्रदेश में। नीमच एक डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर झांसी के पास, वहां पे मिलेगा आपको गांधी सागर बांध। तो हमने आपको बताया कि चंबल घाट जो नदी है, चंबल घाटी परियोजना जो चलाई गई है, उस पे 3 महत्वपूर्ण बांध हैं। एक है राणा सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में मिलेगा आपको, एक जवाहर सागर बांध मिलेगा आपको कोटा में, और एक गांधी सागर आपको बांध मिलेगा नीमच मध्य प्रदेश में। और दूसरी मध्य प्रदेश में जो परियोजना है दोस्तों, वो है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ इसमें महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। जिस तरह चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी, इसी तरीके से नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों एक फेमस डैम बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पे बनाया गया है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और इसके ऊपर एक और महत्वपूर्ण बांध बनाया गया था जिसका नाम है अवंतीबाई परियोजना चलाई गई थी, और अवंतीबाई परियोजना भी चलाई गई थी दोस्तों 1971 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। इसके अलावा नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में परियोजना चलाई गई है जिसे हम ओकेसर परियोजना के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ओकेसर परियोजना किस नदी पे चलाई गई है या किस नदी से संबंधित है, तो इसका सही नाम जो है वो है नर्मदा नदी, खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। चलते चलते बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण परियोजना की जिसे हम सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं। तो सरदार सरोवर जो दोस्तों परियोजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई है 163 मीटर। आपको पता होगा जो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे बनाया गया है उत्तराखंड में, 260.5 मीटर ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद भाखड़ा नागल आता है, और तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा सरदार सरोवर परियोजना जो 163 मीटर ऊंचा है। ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
1961 में शुरू किया गया था। इसका शिलान्यास किया गया था और यहाँ से 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इस परियोजना में दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। इससे गुजरात को 16% का फायदा होता है, मध्य प्रदेश को 57% का फायदा होता है, जबकि महाराष्ट्र को 27% का फायदा होता है। मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर आपको मिलेगा विंध्य की श्रेणी दोस्तों, विंध्य की, जिससे विंध्याचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये अवशिष्ट पर्वत है और ये पर्वत एक ऐसा पर्वत है दोस्तों जो अरावली पर्वत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर बहुतायत में मिलते हैं। यहीं से लाल बलुआ पत्थर लाके लाल किला दिल्ली का बनवाया गया था और इसके अलावा आगरा किला भी बनवाया गया था अकबर के द्वारा, यहीं से लाके पत्थरों को। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, चोटी कौन सी है, तो उसका सही नाम है सिद्ध बाबा। और दूसरा जो दोस्तों मध्य प्रदेश का पर्वत शिखर है जिसे हम सतपुड़ा पहाड़ी के नाम से जानते हैं या सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा श्रेणी जो है दोस्तों ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बना हुआ है। बेसाल्ट यानी आप जानते होंगे ग्रेनाइट जो एक अग्नि चट्टान है, इनसे मिलकर बना हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। दोस्तों जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये बीच में है, इसके ऊपर नर्मदा नदी बहती है, जबकि इसके नीचे जो है ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों की दोनों नदियां दोस्तों अरब सागर में जाके गिरती हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी उल्टी बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती अक्सर हम लोग आंसर में लगाते हैं और इन दोनों नदियों के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि सिंडी हुक को किसका सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, कार्यकारी अधिकारी। WHO का, यूनिसेफ का या UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो है, या 2032 के ओलंपिक खेल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2032 का जो ओलंपिक खेल होगा उसकी सीईओ अपॉइंट हुई हैं सिंडी हुक जी। ओलंपिक दोस्तों जिसकी शुरुआत ग्रीस के ओलंपिया शहर से हुई थी। दरअसल ग्रीस में एक शहर है ओलंपिया, यहाँ पर सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में, याद रखिए ये ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, तो 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के एक शहर ओलंपिया में खेल खेला गया था और वहीं से इसका नाम ओलंपिक पड़ा है, जिसे हम प्राचीन ओलंपिक के नाम से जानते हैं। बाद में ये खेल समाप्त हो गया। पुनः इस खेलों की शुरुआत फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैरन पेरेडी। बैरन पेरेडी कैबोर्टिन के प्रयास से शुरू हुआ और इसको उन्हीं के प्रयासों से पुनः प्रचलित किया गया। अगर बात की जाए कि भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले भाग कब लिया था, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो सर 1900 जो ईस्वी है उसमें सबसे पहले भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था। एक सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक से पहला पदक जीता था, तो व्यक्तिगत रूप से पहला पदक ओलंपिक में जीतने वाले व्यक्ति थे केडी जाधव का पूरा नाम था खासबा दादा साहब जाधव, जिन्होंने 1952 में व्यक्तिगत रूप से कुश्ती में पहला मेडल जीता था। ये तीसरे स्थान पे थे जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक दिया गया था 1952 के ओलंपिक में। इसके अलावा दोस्तों हॉकी में भारत का अपना एक इतिहास रहा है कि उसने कई सालों तक दुनिया में किसी का बस नहीं चलने दिया। 1928 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद ने जब अपना कदम रखा हॉकी में, तब भारत का सिलसिला शुरू हुआ इतिहास लिखने के लिए।
1928, 1932 का जापान में जो खेल हुआ था, 1936, 1938, 1952, ये जैसे देश हैं जहां पे भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। 1928, 1932, 1936, 1938 4 बार कंटिन्यू हॉकी का विजेता रहा है भारत ओलंपिक खेलों में। इसके अलावा जब 1940 में ओलंपिक का खेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1939 में द्वितीय, तो इसलिए आयोजित नहीं कराया गया। फिर जब 1952 में ओलंपिक खेल हुए, हालांकि 1948 में भी ओलंपिक खेल हुआ था, लेकिन उस समय इसमें भारत भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय भारत 1948 में पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के बाद अपनी आज़ादी और देश में फैले हुए सांप्रदायिक दंगों से निपटने में लगा हुआ था, इसलिए भारत ने भाग नहीं लिया था। लेकिन जब भारत ने 1952 में ओलंपिक में कदम रखा तब फिर से भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। 1952 के बाद दोस्तों 1956, 1960, 1964 और 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो 1968 का खेल हुआ था मैक्सिको सिटी में, वहां पे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा 1972 में म्यूनिख में जो हुआ था वहां पे भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और हाल ही में जो 2022 का ओलंपिक खेल हुआ है वहां भी भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो ये रहा हॉकी में भारत का इतिहास। जैसा कि मैंने बताया कि 1928 याद कर लीजिए आप, 1932, 1936, 1938, 1952, 1956, इसके अलावा 1960, 1964, 1980 ये वो साल रहे हैं जिसमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। चलते चलते बता दें दोस्तों कि हॉकी 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती है, लेकिन अब हॉकी 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है। एक है ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। तो अगर ग्रीष्मकालीन शीतकालीन की बात करें तो अगर दोनों 2-2 साल पे होता है, 4-4 साल पे होता है, तो फिर इसमें अंतर जो आता है वो 2 वर्ष का आता है। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी और भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में कदम रखा था ओलंपिक खेलों में। तो दोस्तों ये थे ओलंपिक से संबंधित कुछ तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि तंदूर रेड ग्राम, जिसे हाल ही में एक जीआई टैग दिया गया है, ये कृषि उत्पाद है, अरहर का एक किस्म है, ये कहाँ पाया जाता है, यानी किस राज्य का कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना का कृषि उत्पाद है तंदूर रेड ग्राम, जो अरहर की एक किस्म है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की शुरुआत दोस्तों 2004 से हुई। 2004 में सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय थी उसे जीआई टैग दिया गया था। अगर हम बात तेलंगाना की दोस्तों बात करें तो तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पहले तेलंगाना, जैसा कि मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो गई है वो हुई है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी अलग राजधानी बना ली है अमरावती। और जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश जो था उसे दक्षिणी हिस्सा मिला, जबकि हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में गया। इसलिए हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी रही। और हैदराबाद की अगर बात की जाए दोस्तों तो हैदराबाद जो सिटी है, इस शहर की स्थापना किसने की थी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर है मोहम्मद कुतुब अली शाह। मोहम्मद कुतुब अली शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये सवाल पूछा जाता है कि हैदराबाद किस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको कहते हैं मूसी नदी।
और हैदराबाद के साथ साथ एक शहर है सिकंदराबाद, वो भी मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। और जो कुतुब अली शाह थे वो बहमनी राज्य के शासक थे और उन्होंने ही हैदराबाद में चार मीनार को बनवाया था। इसके अलावा हैदराबाद में आपको मिलेगा गोल गुंबज जो एक मकबरा है, इसका भी निर्माण कुतुब अली शाह ने ही करवाया था। तेलंगाना की विधानसभा में वर्तमान समय में 119 सीटें हैं और लोकसभा की बात करें तो 17 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 7 सीटें हैं। दोस्तों, तेलंगाना में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी थी TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब इसका नाम बदल के BRS कर दिया गया है, भारत राष्ट्र समिति। और ये 2 दिन पहले इसका नाम बदला गया है। चुनाव आयोग ने इनकी सिफारिश को मान लिया था। जब दोस्तों तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो इसके हिस्से में 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आए, जो आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक भ्रमित हैं कि आंध्र प्रदेश के हिस्से में कौन सा नेशनल पार्क गया है और कौन सा तेलंगाना के हिस्से में। तो तेलंगाना के हिस्से में 3 नेशनल पार्क आए हैं। एक आया है ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में है तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। इसके अलावा दोस्तों एक है महावीर हरिना नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना के हिस्से में आया। और इसके अलावा गुरुवाड़ी नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना के हिस्से में आया। तो ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना नेशनल पार्क और गुरुवाड़ी नेशनल पार्क जो है, ये तीनों के तीनों तेलंगाना के हिस्से में आए हैं। दोस्तों, तेलंगाना में आपको भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो मिलेगा, जिसे हम नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो नागार्जुन जो बौद्ध एक विद्वान थे, महत्वपूर्ण विद्वान थे, तो नागार्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो आपको तेलंगाना में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व भी आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। नागार्जुन से याद आया दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध आपको मिलेगा तेलंगाना में ही, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और इस नागार्जुन सागर की अगर मैं बांध की बात करूं दोस्तों, तो 1955 में इसकी आधारशिला पंडित नेहरू जी ने रखी थी और ये बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पे बना था, हमने बताया। और ये कृष्णा नदी पे स्थित है। और दोस्तों इस बांध के कारण वहां पे एक मानव निर्मित झील बनी है, जिसे हम नागा अर्जुन सागर झील के नाम से जानते हैं। नागा अर्जुन सागर झील कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो ये झील है तेलंगाना में, नागार्जुन डैम के पीछे बना है। जब कोई हम बांध बनाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक झील बन जाती है। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा झील है जो भारत की, और ये एक कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों ये है पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो झील है ये मिलेगी आपको सोनभद्र में। सोनभद्र में जो रिहंद नदी है, जब वहाँ पे डैम बनाया गया तो उस डैम के कारण सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील बनी वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत झील बनी। और तीसरी झील जैसा मैंने कि बताया कि आपका नागार्जुन सागर झील है। जबकि दूसरी झील की अगर बात की जाए तो राजस्थान में देवर झील है। देवर झील तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। पहली झील मैंने आपको बताई कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, दूसरी देवर झील और तीसरी नागार्जुन सागर झील है। और देवर झील है ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलते चलते बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 2 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं। पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे 38, अब 2 नए और बनाए गए हैं, यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। एक तो धौलावीरा गुजरात का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर था, उसको घोषित किया गया है। और एक आंध्र प्रदेश में रामाप्पा मंदिर है। तो रामाप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और ये
इसे हम रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यूनेस्को के विश्व धरोहर से 4-5 सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा यूनेस्को धरोहर कौन सा है, तो कच्छ जो है वो है कच्छ की खाड़ी। सबसे छोटा अगर आपसे पूछे तो डिब्रू सुखोया है, जो असम में आपको मिलेगा, एक नेशनल पार्क है। सबसे पहला कौन सा था, तो नीलगिरी था, जो 1986 में सबसे पहले घोषित किया गया था। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, माफी चाहते हैं हम। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं M.K. स्टालिन जी, इन्होंने चेन्नई में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा जी का उद्घाटन किया, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। दोस्तों ये बात अगर हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक नहीं 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में घोषित किया गया था। और आपको मिलेगा यहाँ पे अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक पहाड़ी भी है। और तीसरा आपको मन्नार की खाड़ी, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो एक साथ 3 बायोस्फीयर रिजर्व वाला एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो है कावेरी नदी, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मागिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो कृष्णा नदी का है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, जबकि कावेरी नदी की बात की जाए तो ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी को लेकर जल विवाद भी चल रहा है 2 राज्यों के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है, तो एक तो तमिलनाडु और एक कर्नाटक। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। और कावेरी नदी पे दोस्तों 2 महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं। एक तो है कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर को आप कृष्णा नदी से मत जोड़ना, नहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कृष्णा सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया होगा। कृष्णा सागर जो बांध है वो कावेरी नदी पे बनाया गया है, लेकिन ये कर्नाटक में है। जो तमिलनाडु में है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे है मेत्तूर बांध। मेत्तूर बांध तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पे स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई, जबकि 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई। तो ये दक्षिण भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, याद कर सकते हैं आप इन्हें। तमिलनाडु के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो एक तो है मधुमलाई। अगर आपसे कोई पूछे कि मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। एक आपको मिलेगा अन्नामलाई नाम से, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा दोस्तों गुंडीर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी तमिलनाडु में है। और एक आपको मिलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अन्नामलाई के नाम से ही जानते हैं, तो अन्नामलाई का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कर दिया गया था बीच में। इसके अलावा आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। दूसरा जो है वो कच्छ की खाड़ी जो है वो दूसरा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों तो ये हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आपको मिलेगा एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट का स्टेडियम। इसके अलावा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एम चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस वायुयान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइस जेट। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। सेशन लंबा हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए इसे 32 से 35 मिनट के बीच में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। लद्दाख को आप जानते होंगे, लद्दाख की राजधानी है लेह और ये
31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, जिसे भारतीय संसद ने राज्य खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हम लद्दाख के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लद्दाख को हमने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को एक नया राज्य बना। राज्य क्या, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है राज्य खत्म करके। इसकी राजधानी हमने जैसे आपको बताया कि लेह है। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह, एक है सियाचिन, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और यहाँ से एक सांसद आते हैं जो बहुत प्रचलित नाम है, उनका नाम है जयेश नामग्याल। इनका नाम याद कर लीजिए आप, जयेश नामग्याल लद्दाख से एकमात्र सांसद हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारत में लेह का। और इसके अलावा दोस्तों लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में आपको मिलेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे आप याद रखिए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। इसका सही आंसर है लद्दाख, जम्मू कश्मीर में मत करना आप। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि देश का दूसरा जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा। ए लखनऊ, बी जयपुर, सी गुरुग्राम या डी मसूरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में देश का दूसरा जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। इससे पहले जो पहला पार्क बना है दोस्तों वो अरावली जैव विविधता पार्क है। इससे पहले वाला जो पार्क था उसका नाम था अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली आप जानते हैं जो एक पहाड़ी है, राजस्थान और गुजरात से लेके हुए दिल्ली के कुछ कोने को लेते हुए तुगलकाबाद से होता हुआ ये हरियाणा से होते हुए हरियाणा तक जाती है। तो हरियाणा से लेके इधर गुजरात इधर हरियाणा तक फैला हुआ है अरावली पर्वत, जो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 722 मीटर। और जैसा मैंने कहा गुरुग्राम, ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम पड़ा है। पहले इसका गुड़गांव नाम था और अब इसको गुरुग्राम रखा गया है क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य का ग्राम माना जाता है। और यह गुरुग्राम में आपको मिलेगा ISA का हेडक्वार्टर, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर शुरू किया था 2015 में, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुड़गांव में। और गुड़गांव राजधानी है दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा जो पंजाब से अलग होकर एक राज्य बना, पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में 1 नवंबर 1966 को ये अलग राज्य बना दिया गया भाषा के आधार पे। और इसका गठन भाषा के आधार पर हुआ क्योंकि हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती थी, जिस तरह पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है। तो अपनी भाषा ना थोपी जाए पंजाबी, इसलिए हरियाणा अलग हो गया भाषा के आधार पे 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, तो अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं। आपको राज्यपाल यहाँ पर मिलेंगे बंडाराव दत्तात्रेय, गवर्नर हैं। विधानसभा में हरियाणा की जो सीटें हैं वो है 90, राज्यसभा में है 5 और लोकसभा में है 10। आपको हरियाणा में मिलेगा पानीपत, जो एक ऐतिहासिक स्थल है जहां एक नहीं 3 पानीपत का युद्ध हुआ। जैसे पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया था और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। इसके अलावा दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 5 नवंबर 1956 को। 5 नवंबर 1956 को पानीपत में जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ था 2 लोगों के बीच में। एक तो हेमू के बीच में, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और दूसरा था अकबर। अकबर की ओर से जो युद्ध लड़ने गए थे उनके 2 सेनापति थे, एक थे खान जमान और दूसरे थे बैरम खां। तो बैरम खां और खान जमान ये दोनों लोग युद्ध लड़ने गए थे अकबर की तरफ से हेमू से, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था
और मराठों की तरफ से जिसने युद्ध लड़ा था उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ जी, ये 1761 में युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, और मराठा की ओर से सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध लड़ा था। इसमें बाजीराव जो थे, बालाजी बाजीराव के तरफ से लड़ने गए थे। इस हार के बाद जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने प्राण त्याग दिए थे एक तरीके से टेंशन में आके। आपको हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा दूसरा जो है वो है कलसर राष्ट्रीय उद्यान। इन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा 8 आपको वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेंगे हरियाणा के अंदर। जबकि देश में 75 रामसर साइट हैं, उन 75 में से 2 रामसर साइट आपको मिलेंगी। एक तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान था वो एक रामसर साइट भी है, यानी आर्द्र भूमि है। इसके अलावा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे हम थोल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। तो थोल वन्य जीव अभ्यारण्य एक वेटलैंड है और सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान ये भी एक वेटलैंड है। टोटल देश में वेटलैंडों की संख्या है 75। इसकी दरअसल 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। वहां से निकल के आया था रामसर साइट, और देश में रामसर साइट की संख्या है 75। सबसे बड़ा जो रामसर साइट है दोस्तों ये सुंदरबन है। सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है भारत का, एक नेशनल पार्क है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अपने आप में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन। ये सबसे बड़ा वेटलैंड है यानी रामसर साइट है, जबकि सबसे छोटा है रेणुका भूमि जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उम्मीदवार दर्जा देने की सहमति व्यक्त कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोर्निया को यूरोपीय यूनियन ने उम्मीदवार देने की सहमति जो है व्यक्त कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है इसमें टोटल 27 देश हैं। पहले 28 देश होते थे, लेकिन ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, इसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद इनकी संख्या बची है 27, और 27 देशों की सहमति के साथ अब बोस्निया को उम्मीदवार का दर्जा मिल गया है यूरोपियन यूनियन के, और ये शायद 8वां देश है जिसको उम्मीदवार का दर्जा मिला है। 9वां सवाल है दोस्तों कि दुनिया का पहला संचार के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपना देश भारत स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला अंतरिक्ष के मामले में दुनिया का पहला देश बन गया है, और ये शुरू किया है ट्राई ने। ट्राई जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, और इसके जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में वो हैं डॉक्टर पीडी बघेला। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें सवाल पे दोस्तों। आज का आखिरी सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। और दोस्तों इस समय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जो पूरा सप्ताह चलेगा 14 दिसंबर से स्टार्ट होके 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट डे मनाया गया दोस्तों। और 12 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन डे। 11 दिसंबर को मनाया गया यूनिसेफ डे, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार, और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूं कि आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS को। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।